दूसरी खबर है हमारी ये कैंसर का मामला है और कैंसर के मामले में ब्रेस्ट कैंसर खवातीन में बहुत ज्यादा हो रहा है और डरावने जो है इंकशाफात हो रहे हैं। डॉक्टर मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त श्रीनगर से, डॉक्टर काजी अशरफ साहब। काजी अशरफ मेरे साथ जो है जाने माने सरतान के मौलिद हैं कश्मीर के, वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। हम उन्हीं से जानना चाहेंगे ये आदाद शुमार कैंसर के, ब्रेस्ट कैंसर के, ये कितने डरावने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर काजी अशरफ साहब। सने मजाज हूं, जानना चाहूंगा क्या हमारे लिए डरावने इंकशाफात तो नहीं या डरावनी खबर तो नहीं है कि ब्रेस्ट कैंसर जो है हमारी खवातीन में बहुत ज्यादा हो रहा है? सबसे पहले शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मिलने के लिए। साहब ऐसी बात है कि वो हमारा जिस वक्त आ रहा है अभी तो वो रॉ डेटा है, मैं इतना बता सकता हूँ, क्योंकि वो अगर हम देखेंगे उसको, ये जो अभी इंसिडेंट्स हमारे पास आ रही है ब्रेस्ट कैंसर के राइजिंग केसेस की, ये अलार्मिंग तो जरूर है, अलार्मिंग तो लग रही है, लेकिन अगर हम इस चीज को लेके इसको एक पॉपुलेशन के साथ एक प्रोपोर्शनेट तरीके से देखेंगे तो उसमें उतनी ज्यादा राइज जो है कैंसर की एनुअल राइज जो है वो उतनी ज्यादा नहीं देखने को पाती है। बहरहाल अभी तो जो हमारे पास डेटा है, अभी तो वो प्रिलिमिनरी डेटा है, रॉ डेटा है, इस पर कोई हतमी राय देना कि ये एक अलार्मिक सिचुएशन है वो मेरे ख्याल में प्रीमेच्योर रहेगा। डॉक्टर साहब, मैं खुद इस मुसीबत से लगभग 3 महीने पहले परेशान हो चुका हूं। मेरी भतीजी का इस तरह से लास्ट स्टेज तक हमें पता ही नहीं चला को इस तरह से। तो लोगों को या हमारी उन बहनों को, माओं को बताएंगे कि ये किस तरह से इसको साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं, ताकि इससे अगर अल्लाह बचाए किसी को लग सकता है, उसको शक हो सकता है, वो अपना इससे इलाज करा सके वक्त पे। हाँ, वो इतना अगर देखा जाए इसमें बेसिकली क्या होता है, एक डिसिप्लिन की बात है, एक बिहेवियरल चेंज की बात है। सब मैं 2016 से मैं इस पर काम कर रहा हूँ, कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी हमने किए बहुत सारे, और अगर 2016 से पहले आप देखेंगे जो मेरे पास ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स आते थे वो हमेशा लेट स्टेज में आते थे, लेकिन 2016 के बाद सिचुएशन थोड़ी बहुत चेंज हो गई, अवेयरनेस का प्रोग्राम्स का इफेक्ट रहा। तो क्या है, मैं सिंपल से बताऊं कि इसमें कुछ खास उतना नहीं करना होता है एक पेशेंट को। हर एक फीमेल को उसको सबसे पहले ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन हम कहते हैं करने के लिए। वो एक सिंपल तरीका है, शाम को महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार नहाने के बाद अपने ब्रेस्ट को अच्छी तरह से देखे, पैल्पेट करें, ठीक है। ये है 3 महीने में एक बार भी कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा एक सिंपल तरीका है, अगर कोई भी गिल्टी लगती है, अगर कोई भी चीज ब्रेस्ट में हार्ड लगती है, टेंडर लगती है, तो एक डॉक्टर की तरफ रिव्यू किया जाए, तो उसके बाद उसका वो इन्वेस्टिगेटिव प्रोटोकॉल शुरू होता है। तो अगर उस तरह से किया जाए, इसको हम बोलते हैं ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। सिंपल चीज है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, इसमें कोई टाइम नहीं लगता है, ये तो 2 मिनट का काम है। अगर वो एक किस्म का एक बन जाए, एक हैबिट बन जाए, तो ये देखा गया है कि मोर देन 70% ऑफ केसेस जो हैं ब्रेस्ट कैंसर के वो टाइम पर डिटेक्ट होते हैं। उसके बाद जो 40 साल या 45 ईयर्स के बाद वाली जो जिसमें 45 ईयर्स की जो खवातीन हैं, उनको साल में एक बार अगर वो मेमोग्राफी, एक सिंपल सा एक्सरे होता है, मेमोग्राफी करें, तो उससे भी ये देखा गया है अबाउट 80% ऑफ केसेस आप इनिशियल स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर इस बात पर इसको डिटेक्ट करने के, डिटेक्शन जिसको हम सेकेंडरी डिटेक्शन बोलते हैं या अर्ली डिटेक्शन बोलते हैं, वो कोई उतना कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर नहीं है, लेकिन इसमें डिसिप्लिन चाहिए होता है, डिसिप्लिन की बात रहती है। तो जो लोग इस डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, उनका अगर होता भी है कैंसर, वो अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होता है, उसके ट्रीटमेंट के काफी ज्यादा वो होते हैं, मतलब उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। यही बात ये। दूसरी बात ये है सर कि इसमें क्या है, बायोलॉजी जो होती है कैंसर की, इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक कैंसर का। वो जो अगर 10 फीमेल में कैंसर होता है ब्रेस्ट कैंसर, 10 फीमेल का एक ही बायोलॉजी नहीं होता है, बायोलॉजी डिफरेंट होती है, किसी की एग्रेसिव होती है, किसी की उतनी एग्रेसिव नहीं होती है। और जब बायोलॉजी किसी कैंसर की इसी टाइप की, इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं जिसको हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर बोलते हैं, जिसका जो कैंसर एग्रेसिव ज्यादा होता है उसको नेचुरली उसके ट्रीटमेंट के जो रिजल्ट्स रहते हैं वो उतने मतलब खातिर खा नहीं रहते हैं। डिस्पाइट ट्रीटमेंट वो रिकर हो जाता है, वापस आ जाता है या फैल जाता है, वो सब चीजें हैं, लेकिन वो हम 10% से ज्यादा लोगों में देखने को नहीं मिलती है। 90% जो है, 90% अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाए, उनका क्योर रेट मोर देन 5 ईयर सर्वाइवल जिसको हम बोलते हैं, वो 70 to 100% है। 70 to 100%। लेकिन आपने एज ग्रुप की बात की, 40 ग्रुप, क्या छोटी बच्चियों को भी खतरा रहता है? क्योंकि माई नीस वाज 28 ईयर्स,
उनको हाँ, उसमें क्या होता है, हाँ सर, उसमें क्या होता है, उसमें कुछ ऐसे होते हैं 12% लोग ऐसे होते हैं, 12% फीमेल्स ऐसे होते हैं जिनमें एक फेमिनिल प्रेडिलेक्शन हो सकती है, और उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें जेनेटिक प्रेडिलेक्शन होती है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसमें कुछ खास म्यूटेशन होती है, उस वजह से जिसको हम BRCA1 BRCA2 म्यूटेशन होती है। तो आजकल के जमाने में, आज से 10 साल पहले तो वो एक काफी मुश्किल मामला था, लेकिन आज के जमाने में वो जेनेटिक टेस्टिंग और जेनेटिक प्रोटोकॉल जो है उसको हम ब्लड टेस्ट के जरिए से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और अगर यदि पाया जाता है किसी में वो जेनेटिक प्रॉब्लम या जेनेटिक म्यूटेशन या जिसको हम बोले फेमिलियल प्रेडिस्पोजिशन देखने को मिलती है, उनमें क्या होता है, प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं, जिसमें प्रोफिलैक्टिक सर्जरी आती है, उसमें प्रोफिलैक्टिक कीमो प्रिवेंशन भी हम बोलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ये होता है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर जो है ऐसा पहले हम बोलते थे कि ब्रेस्ट कैंसर 45 के बाद होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी कैंसर किसी भी वक्त होता है, डिपेंड करता है आपका जेनेटिक पैटर्न कैसा है। तो ये सब चीजें इसमें आती हैं। डॉक्टर साहब, एक और चीज, किसी फैमिली मेंबर को, एक को ये ब्रेस्ट कैंसर वगैरह हो गया, क्या उस फैमिली की बाकी लेडीज हैं, बाकी बच्चे हैं, उनको एहतियात करना है, उन्हें बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस लेनी है, टेस्ट वगैरह अपने करवाने हैं, कोई ये जेनेटिक इसमें कुछ तो नहीं है? देखिए सर, इसमें क्या होता है, ये एक ब्रशिंग स्टेटमेंट हम दे नहीं सकते हैं, क्योंकि इसके काफी ज्यादा रिपरकशंस होते हैं। इसमें एक प्रोटोकॉल होता है जिसको हम MD एंडरसन प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। उसमें क्या होता है, एज कंसिडर की जाती है, एज लेस देन 50 है कि मोर देन 50 है, ठीक है, और जेनेटिक पैटर्न कौन सा म्यूटेशन है कि नहीं है, ठीक है, और उसमें वो फैमिली में कितने सिबलिंग्स का हुआ है, कितने फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स जिसको हम बोलते हैं सिबलिंग, और सेकंड डिग्री रिलेटिव में, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, उसमें बहुत सारी ये होती हैं। अगर वो सब चीज, वो पॉइंट्स उसमें आ जाते हैं किसी भी फैमिली में, तो वो जो फैमिली जिस पर क्वालिफाई करती है, तो उस फैमिली के बाकी जो लोग होते हैं, बाकी जो लड़कियां होती हैं या बच्चे होते हैं, उनको भी सर्विलेंस में लिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब जो भी जिस फैमिली में कैंसर हो गया किसी पेशेंट को, उसके सब फैमिली मेंबर्स को सर्विलेंस में रखना है, ऐसा नहीं है। ऐसा वो एक स्ट्रेसफुल तरीका है, वो ऐसा नहीं करना चाहिए, और उस तरह का कोई प्रोटोकॉल है नहीं। गाइडलाइन जो है वो क्लियर कट है, इसके अपने होते हैं, अपने क्राइटेरिया होते हैं। अगर उन क्राइटेरिया में कोई फैमिली फिट हो जाती है तो उस फैमिली को हम सर्विलेंस में रखते हैं। जैसे कि मेरे पास कुछ फैमिलीज हैं इस वक्त सर्विलेंस में, उनका आइडेंटिफाई किया हुआ है, APCA जीन है, उनका जीन म्यूटेशन है, वो उनका चल रहा है, उनका सर्विलेंस चल रहा है। उसमें से अगर देखा जाए, एक बच्ची को मुझे जिसको बोलते हैं प्रोफिलैक्टिक सर्जरी कैंसर प्रिवेंशन के लिए मुझे उस एज में, जब वो 12 साल की एज की थी, 13 या 14 साल की एज की थी, उस वक्त मुझे सर्जरी करनी पड़ी उसको, क्योंकि उसका जो जेनेटिक पैटर्न था उस हिसाब से उसने क्वालिफाई उसको उसके लिए किया। उसकी माँ को भी सर्जरी हो गई थी क्योंकि उसको भी वही पैटर्न था। वो डिपेंड करता है, मेरा कहने का मतलब है ये डिपेंड करता है, इसमें बहुत सारी क्राइटेरिया होते हैं। उस क्राइटेरिया में अगर कोई फैमिली फिट हो जाती है और तो उस चीज में, उस क्राइटेरिया में फिट होने के बाद उस फैमिली को निश्चित तौर से सर्विलेंस में रहना चाहिए। डॉक्टर साहब, मैं एक सवाल और जानना चाहूंगा। अल्लाह बचाए जिस फैमिली में ये हो जाता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, पास पड़ोस के रिश्तेदार सब आ जाते हैं, बोलते हैं कश्मीर में कुछ नहीं होगा, यहाँ डॉक्टर नहीं कर पाएंगे, सीधा टाटा ने छूट जाओ। फिर जमीन बेचनी पड़ती है लोगों को। मैं आपको सीधी जो हकीकत है, जमीन तक बेचनी पड़ती है बहुत से लोग, क्योंकि टाटा इंस्टीट्यूट में बहुत से कश्मीरियों से मिले जो अपनी जमीनें बेच के अपना इलाज कराने मुंबई पहुंचे हुए थे। तो क्या कश्मीर के डॉक्टर्स एंड कश्मीर का इंफ्रास्ट्रक्चर सही तौर पे इस बीमारी के इलाज कर सकता है? क्योंकि यूजुअली पैट स्कैन में भी बड़ा टाइम कश्मीर में लगता है, तो कुछ और डेवलपमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है? नहीं, मेरे ख्याल में ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ कमी है नहीं। आपका पैट स्कैन भी, अगर हम पैट स्कैन की बात करें, आप प्राइवेट सेक्टर में पैट स्कैन यहाँ पर होता है और रेगुलरली होता है। अब ये क्या है, टेंडेंसी है लोगों की ऐसी की, मतलब आई मीन जिसको बोलते हैं कि ग्रीनर पास्चर्स जिस पर दिखते हैं ना, दूर के डोल सुहाने दिखते हैं, तो ऐसा है। वैसा मेरे ख्याल में ऐसा कुछ नहीं है, कोई लिमिटेशन ऐसी नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी है कि जो MCH सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट जो तैयार किए, मैं भी एक सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, हम लोगों को इसलिए तैयार किया गया, इसलिए ट्रेन किया ताकि कैंसर ट्रीटमेंट और कैंसर केयर एट डोर स्टेप मुहैया हो जाए, ठीक है। तो अब सर्जिकल ऑन्कोलॉजी जिसको हम कैंसर सर्जरी बोलते हैं या कैंसर ट्रीटमेंट बोलते हैं, उसमें कोई आपको
उतना ज्यादा हाई फाई इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। उसमें आपको एक डिसिप्लिन्ड बिहेवियरल सिस्टमैटिक अप्रोच की जरूरत पड़ती है और कुछ ज्यादा नहीं पड़ता है। और यहाँ पर भी जो है हम एक्सपर्ट हैं यहाँ पर, जो कॉम्प्लिकेटेड जो सर्जरीज होती है उनको हैंडल करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब क्या करें, ये है लोगों में ऐसा है, ग्राउंड में ऐसा है, रियलिटी ऐसी है कि नहीं जी चलो। और उसके बहुत सारे वजूहात हैं, क्योंकि यहाँ पर टर्मोइल स्टेट जो थी, ये तो पुलिस स्टेट है, इसमें वो भी एक प्रॉब्लम थी। और यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो करप्शन, वो तो आपको पता ही है, आप उसके बारे में बहुत सारा बोल चुके हैं और बोलते रहते हैं, और बहुत सारी आवाज आपने उठाई है। आप तो एक लोन वॉइस है इस टाइप की आवाज उठाने के लिए। तो वो सब चीजें वो मैनेजरियल और मैनेजमेंट मैटर्स सामने आ जाते हैं। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर अगर देखा जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर तो एडिक्वेट है। डॉक्टर साहब, मैं अपने जो दूसरे प्रोग्राम हैं उनके 5 मिनट से ज्यादा का वक्त सिर्फ इसलिए ले चुका हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट इशू था है। मैं लास्ट से आपसे जानना चाहूंगा कि हमारे जो देखने वाले हैं, हम क्योंकि सब डरे हुए हैं, तो उनके लिए मैसेज आपका क्या होगा? क्योंकि एक कैंसर का कहते हैं कि ये कौमों को तबाह कर रहा है, माली भी जा रहे हैं, जानी भी जा रहे हैं, तो उनके लिए मैसेज आपका चाहिए। उसके साथ मैं बाद में वाइंड अप करूंगा अपने प्रोग्राम को। मैसेज मेरी यही सिंपल यह है कि एक तो अवेयरनेस की जरूरत है हमको, पूरी सोसाइटी को, नंबर 1। और नंबर 2 हमारी बिहेवियरल चेंज जरूरी है। और नंबर 3 पेशेंस की जरूरत है। और नंबर 4 ऐसा है, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो ट्रीटेबल है। हम क्योर और ट्रीटमेंट को कंफ्यूज करते हैं। हम बोलते हैं कि इनक्योरेबल डिजीज है। कोई भी ऐसी डिजीज नहीं है जिसको आप क्योर कर सकते हैं। अगर किसी का जुकाम भी होता है उसको भी क्योर नहीं करते हैं, उसको ट्रीट करते हैं। लेकिन कैंसर के लिए आपको उस तरह का एटीट्यूड नहीं रहना चाहिए लोगों में कि नहीं कैंसर के लिए क्योर होना चाहिए। कैंसर के लिए ट्रीटमेंट की जरूरत है और ट्रीटमेंट है। अब प्रॉब्लम यह है कि जो बहुत सारे पेशेंट्स जो आते हैं कैंसर ट्रीटमेंट लेने के लिए, अनफॉर्चुनेटली उनका स्टेज जो होता है स्टेज 3 से ज्यादा होता है, ठीक है। तो वो स्टेज 3 को क्रॉस करके जब उनकी ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है, तो नेचुरली उस ट्रीटमेंट का जो इफेक्ट रहता है, उसके जो उसका रहना चाहिए, रिजल्ट रहना चाहिए, वो इंफीरियर रहता है, उतना एडिक्वेट नहीं रहता है, बट एट पार रहता है। जो भी इंटरनेशनल लेवल है वो एट पार है, ठीक है, एट पार। बट अगर स्टेज 1 और स्टेज 2 में ट्रीटमेंट शुरू किया जाए, या स्टेज 1 से पहले जिसको हम स्टेज 0 बोलते हैं, उधर ट्रीटमेंट शुरू करें, तो ट्रीटमेंट के रिजल्ट जो होते हैं मोर देन 90% सक्सेसफुल रहते हैं। और ये एक साइंटिफिक फैक्ट है कि कैंसर एक एक्यूट डिजीज नहीं है, कैंसर एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है। जिस तरह आप ब्लड प्रेशर को ट्रीट करते हो और बहुत सारी टाइम के लिए जिंदगी भर आपको दवाई लेनी पड़ती है, उसी तरीके से कैंसर भी एक ऐसी डिजीज है जिसको साइंटिफिकली हम डिफाइन करते हैं एज क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। बहुत शुक्रिया काजी अशरफ साहब, जाने माने कश्मीर के मुआलिज। सरतान कैंसर को कहा जाता है और ये एक ड्रेडली डिजीज मानी जाती है। उसी कैंसर के हवाले से रिसर्च हुए हैं और ख़वातीन में ख़ासतौर पे कश्मीर के कैंसर इंस्टीट्यूट ने रिसर्च किया है। उसमें बताया जा रहा है कि हमारे यहाँ जो ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर है वो बढ़ता जा रहा है। तो यही मुद्दा था इसका कि हम लोगों तक जानकारी पहुँचाएँ। एहतियात ज़रूरी है और जानकारी इस हवाले से जो भी डॉक्टर्स ओपिनियन देते हैं उस पर मशवरा करें, क्योंकि ये बीमारी है बड़ी ज़ालिम।